हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं और बहुत 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 व्यस्त हैं अपनी पढ़ाई में। याद करो हमने क्या डिस्कस किया था। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन। उसके अंदर हमने 4-5 वीडियो अपलोड किए और अभी तक हमने कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड टर्म्स, कैसे कैलकुलेशन होता है, डब्ल्यूडीवी मेथड, एसएलएम मेथड, इन सब के बारे में बहुत बहुत डिटेल बात कर ली। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकी अकाउंटिंग, यानी कि इनकी रिकॉर्डिंग। तो सर अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो एक बार मैं छोटा सा फ्लैशबैक देके बताता हूं अभी तक हमने क्या पढ़ा और क्या पढ़ने वाले हैं। देखो जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो तुमको याद होगा मैंने बताया था कि जब अकाउंटिंग फॉर हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम दो भाग में बांट के पढ़ने वाले हैं। पहला का नाम था, और इसके कई मेथड्स हमने डिस्कस किए, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि हमने इसके अंदर एसएलएम, डब्ल्यूडीवी ऐसे मेथड डिस्कस किए। सर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन का इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमने इसमें यह पता किया कि कितने रुपये का एसेट खराब हुआ, अमाउंट पता करना सीखा। यानी इसमें हमने क्या सीखा? हमने इसमें निकालना सीखा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब तो को याद होगा जब भी हम जर्नल या लेजर करते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने एंट्री पास किया, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये तो अकाउंटिंग एंट्री हो गई। एक मुझे और क्या चाहिए? इसका अमाउंट चाहिए। ये जो 8000 जो तुमको दिख रहा ना, दैट इज अमाउंट। ये हमने निकालना सीखा। और आज ये जो एंट्री है ये कैसे पास हो रहा है, लेजर कैसे बनेगा, जर्नल कैसे पास होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सेकंड हम क्या बात करने वाले हैं? मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, और याद रखना रिकॉर्डिंग में हम क्या बात करने वाले हैं। सर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ हाउ टू पास जर्नल एंड लेजर कैसे बनेगा, प्रिपेयरिंग लेजर। ठीक है, अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो दिया है गुड्स सोल्ड टू राम 10,000, मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी होगी राम डेबिट टू सेल्स 10,000। यस सर, नो? यस सर, गुड। लेकिन मान लो दिया है इसकी जगह गुड्स सोल्ड टू राम, ये दिया है 8000। अब मैं एंट्री क्या पास करूंगा? तो राम्स डेबिट टू सेल्स 8000। अब अगर तुम ध्यान से इन दोनों एंट्री को देखोगे तो यहां जो राम टू सेल्स है, ये यहां भी राम टू सेल्स है ना। एंट्री में फर्क नहीं पड़ा। कहां फर्क हुआ? इस अमाउंट में फर्क आया। सिमिलरली जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि एंट्री के टेक्निक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने इस अमाउंट के बारे में बात की, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि एसएलएम हो या डब्ल्यूडीवी हो, एंट्री तो सेम ही होगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो एंट्री पे इफेक्ट नहीं आ रहा है। ये हमने अमाउंट निकालना सीखा, ये अमाउंट निकालना सीखा। ओके, तो यहां तक को डाउट? नो सर। यानी कि हम जो भी करने वाले हैं उसे एंट्री में फर्क होगी, अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। एसएलएम के अंदर भी सेम रिकॉर्डिंग होगी, डब्ल्यूडीवी के अंदर सेम रिकॉर्डिंग होगी। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। इसके दो मेथड्स हैं, यानी दो तरीके से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले मेथड का नाम बताता हूं, फिर मैं तुम्हें इनके बीच का डिफरेंस बताऊंगा क्या है, फिर हम राइट अप में जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट है
when provision for depreciation account is not maintained, जब डेप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, डोंट वरी बताऊंगा। दूसरा, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, इसको हम अदर वर्ड्स में और एक नाम से जानते हैं, when asset is credited for depreciation, when asset is not credited for depreciation। दोनों का मतलब सेम हुआ। अब देखो दोनों फर्क क्या है, देखो ध्यान से एग्जाम्पल समझते हैं फिर लिखेंगे। मान लो एक हमने मशीन परचेज की, इसका कॉस्ट है 1 लाख, डेप्रिसिएशन है, हम चार्ज करने वाले हैं 10% पर एनम। अब देखो इसको सोचने का दो तरीका है। फर्स्ट ईयर में हमने देखा कि 1 लाख का एसेट था, लेकिन डेप्रिसिएशन हुआ कितना, 10,000। तो हमने डायरेक्टली एसेट से 10,000 को माइनस कर दिया, और ये जो निकला 90,000, दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। इसी को हम इन बुक हम इसको शो करने वाले, कितना, 90,000, ठीक है। दूसरा साल आया, फिर एसेट 10,000 डेप्रिशिएट हुआ, मान लेते हैं कि हम एसएलएम फॉलो कर रहे हैं, डब्ल्यूडीवी करते तो 9,000 डेप्रिशिएट होता। अब दूसरे साल बाद इसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई, 80,000 हो गई, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट का वैल्यू कम होगा। ये वैल्यू सोन इन बुक, स्पेशली बैलेंस में शो करेंगे। नेक्स्ट मान लो थर्ड ईयर आया और हमने इस साल भी डेप्रिसिएशन काट दिया 10,000, तो बुक वैल्यू कितनी बची, 70,000। इस मेथड में तुमने देखा तो हम क्या कर रहे हैं, हर साल डेप्रिसिएशन को एसेट से माइनस करते आ रहे हैं, उसके वैल्यू को रिड्यूस करते आ रहे हैं, और बुक वैल्यू में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एसेट को। इस मेथड का मतलब है कि हम डेप्रिसिएशन अकाउंट्स को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एसेट्स को डायरेक्टली क्रेडिट कर रहे हैं फॉर डेप्रिसिएशन। ये D2 फर्स्ट मेथड है। जो ये मेथड था ना, दिस इज द फर्स्ट मेथड। कौन सा, ये जो मैंने करके बताया ये मेथड था। अगर इसी चीज को हम सेकेंड मेथड में करके देखें तो क्या होगा, तो वही कॉस्ट 1 लाख, हम डेप्रिसिएशन को सेपरेट जगह मेंटेन करेंगे। मान लो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर हुआ, तो हम यहां अलग से डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे, यहां पर हम कुछ भी माइनस नहीं कर रहे। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर एसेट की वैल्यू वही 1 लाख होगी, और इसकी वैल्यू यानी डेप्रिसिएशन हम 10,000 जमा करके रख दिए। सेकेंड ईयर में फिर डेप्रिसिएशन हुआ, हमने यहां पर 10,000 प्लस कर लिया, कहां पर, डेप्रिसिएशन वाले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट बना के वहां पर हम डेप्रिसिएशन को जमा करते जा रहे हैं। देखो एक्यूमुलेट वर्ड का इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना। तो सेकेंड ईयर में इसके वैल्यू कितनी हो गई, डेप्रिसिएशन हमारे पास 1 लाख का हो गया, और यहां पर अगेन हम कुछ माइनस नहीं करेंगे, हमारी वैल्यू कितनी है, 1 लाख ही है। और यही 1 लाख हम शो कर रहे हैं कहां पर, हम इसको शो करेंगे इन बुक, यानी कि हम क्या शो करेंगे, कॉस्ट विल बी शोन एंड नॉट बुक वैल्यू।
ठीक है। थर्ड ईयर आया, एसेट वही 1 लाख का था, यहां पर 20,000 था, फिर 10,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, यहां पर वैल्यू डेप्रिसिएशन का हो गया 30,000। यहां पर हमने कुछ भी माइनस नहीं किया, तो इसकी कॉस्ट कितनी है? अभी भी इसकी कॉस्ट 1 लाख ही है, और यही 1 लाख शोन इन बुक। यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन हो रहा है तो डेप्रिसिएशन को हम डायरेक्टली एसेट से माइनस नहीं कर रहे, उसको हम एक सेपरेट अकाउंट्स में मेंटेन और एक जगह जमा करते जा रहे हैं। और जिस दिन मुझे इसकी बुक वैल्यू जाननी होगी, इस अमाउंट को लाके मैं यहां से माइनस कर दूंगा। तो अल्टीमेट कितनी वैल्यू आया? वही 70 माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू आया? 70,000। यहां भी तो 70 आ रहा था, बस सोचने का तरीका अलग है। पहले मेथड में हम डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली एसेट से माइनस करते जा रहे हैं, दूसरे मेथड में हम डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं कर रहे हैं, एक अलग जगह में जमा करके रखते जा रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम लिख के देख लेते हैं। तो मैंने अभी तक क्या बताया, जो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, थोड़ा सा लिख लेते हैं। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन दो ऑप्शन था। ऑप्शन 1, when provision for depreciation account is not maintained। दूसरा था when provision for depreciation account is maintained। तो दोनों फर्क क्या था, पहले इसमें आते हैं। अंडर दिस मेथड depreciation is the direct charge against asset। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? Hence asset account is credited for डेप्रिसिएशन। और एसेट को हम किस में शो करते हैं? एसेट इज सोन इन बुक एट बुक वैल्यू, और WDW याद है ना, रिटर्न ऑन वैल्यू। एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, क्या एंट्री होगा? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव एसेट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव एसेट। रेस्पेक्टिव एसेट का मतलब वो, अगर मान लो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो एंट्री डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। मशीन के ऊपर चार्ज करना है, एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अगर कार के ऊपर चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन टू कार, इस टाइप का। ठीक है। इसके अंदर टू लेजर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन दिस मेथड। एक एसेट अकाउंट और दूसरा
डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, लेकिन अगर हम ये मेथड करते हैं, कौन सा, जब प्रोविजन मेंटेन्ड होगा तो उसमें क्या क्या असर होगा वो देख लेते हैं। पहला, अंडर दिस मेथड under this method depreciation is not the डायरेक्ट चार्ज। ये डायरेक्ट चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब मीन्स एसेट इज नॉट credited for depreciation, rather it is accumulated in a separate account called provision for depreciation account। वहां पर इसको हम एक्यूमुलेट करते जाएंगे। एसेट्स आर सोल इन बुक एट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट। एंड not at the book value। Entry to record depreciation is depreciation account debited to provision for depreciation account। Ledger accounts to be maintained in this method। इस मेथड में लेजर अकाउंट्स कितने मेंटेन होने वाले हैं? तो नंबर 1, एसेट अकाउंट एज यूजुअल जो लास्ट मेथड में भी था। दूसरा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और तीसरा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी कि टोटल 3 लेजर अकाउंट मेंटेन होंगे, प्रोविजन जब मेंटेन हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो 2 लेजर अकाउंट मेंटेन होंगे। अब ध्यान से जहां तुम्हें देखनी है बात, वो देखो, यहां पर हम रेस्पेक्टिव एसेट को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इस मेथड में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के, एक नया अकाउंट बना के वहां पर डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं, एसेट को क्रिएट नहीं कर रहे। तो मेरी बात यहां तक उम्मीद है समझ में आई। अब एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है व्हेन प्रोविजन नॉट मेंटेन, व्हेन प्रोविजन इज मेंटेन्ड। तो सबसे पहला, फॉर परचेजेस ऑफ assets
यहां भी वो एंट्री पास होगी फॉर परचेजेज ऑफ एसेट्स। क्या एंट्री होगी? तो यहां एंट्री होगा रेस्पेक्टिव एसेट। रेस्पेक्टिव एसेट का मतलब जो एसेट तुमने परचेज किया। अगर हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, अगर मशीन परचेज किया तो मशीन को डेबिट करेंगे। टू बैंक, अगर हमने कैश में परचेज किया, उधारी परचेज किया तो वेंडर। यहां भी सेम एंट्री होगी रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक वेंडर्स अकाउंट। Second, at the end of year for charging depreciation। इसमें भी ईयर के एंड में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा तो एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव एसेट। यहां एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। Third, when depreciation account is to be closed। इसमें भी when depreciation account is to be closed, तो इसमें एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो मुझे बताओ, पहली एंट्री जो एसेट परचेज करने की थी यहां पर क्या था? रेस्पेक्टिव एसेट टू बैंक और वेंडर। यहां भी देखो रेस्पेक्टिव एसेट टू बैंक और वेंडर, कोई चेंज नहीं है। दूसरी एंट्री क्या है? जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, तो यहां पर हमने लिखा है रेस्पेक्टिव एसेट को क्रेडिट किया है, और यहां पर एसेट की जगह हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है। यानी कि पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं है। दूसरी जो एंट्री है वहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री, बस एक नीचे में जहां पर मेंटेन नहीं हो रहा है वहां पर हमने एसेट को क्रेडिट कर दिया, जहां मेंटेन हो रहा है वहां पर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अगेन जब तुम देखोगे तो जो क्लोज करने वाली एंट्री है यहां पर भी हमने सेम एंट्री देखो पास की है। तो उम्मीद है यहां तक कोई डाउट नहीं। अब एक नोट लिख लेते हैं। लास्ट two entries will be repeated every year। लास्ट की दो एंट्री हर साल रिपीट होगी। सर पहली एंट्री क्यों नहीं? पहली एंट्री एसेट परचेज करने की एंट्री है। हम परचेज तो एक साल करते हैं, यूज बार बार करते हैं, तो जब भी यूज करेंगे दो एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन का, प्रॉफिट लॉस में उसको क्लोज करने का। लास्ट की दो एंट्री हर साल रिपीट होगी, पहली एंट्री रिपीट नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं लेजर अकाउंट्स। पहला, व्हेन प्रोविजन
नॉट मेंटेन। तो पहला बनेगा हमारा मशीन अकाउंट। ये तुम्हें एग्जाम में और कॉपी में स्केल पेंसिल से बनाना है। तो डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ये है तुम्हारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये बनाते वक्त एग्जाम में या तो जर्नल पूछता है या लेजर, तो तुम्हें डायरेक्टली जर्नल करके लेजर करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये ऐसा सोचो कि एसेट अकाउंट है, किसी भी कारण से एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा क्रेडिट करेंगे। अगर हमने एसेट परचेज किया तो हमारा एसेट बढ़ रहा है तो हम डेबिट में डालने वाले हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज किए, एसेट का वैल्यू घट रहा है, क्रेडिट में डालेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं जब हमने एसेट परचेज किया तो यहां लिख देंगे टू बैंक। हम ये मान रहे हैं कि हमने कैश में परचेज किया, ठीक है। और यहां 31 को बाय डेप्रिसिएशन, जो बच जाएगा बाय बैलेंस। कोई डाउट? नेक्स्ट ईयर 1 तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा अमाउंट? तो ये जो अमाउंट है ना, कौन सा वाला, ये कैरेट डाउन, याद है ना लेजर में अगले साल ब्रॉट डाउन बन जाता है। फिर 31 तारीख को बाय डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, अगेन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंसिंग फिगर है ये। और यही कैरी डाउन अगले साल ब्रॉट डाउन बन जाएगा। कब? 1 तारीख को। और ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हमें बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इसे कैसे बनाएंगे? सेम लेजर का फॉर्मेट। एलएफ कहाँ गया सर? एलएफ नहीं डालने से भी चलता है, डाल लोगे तो अच्छी बात है। तो ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगा? टू मान लेते हैं कि हमने मशीन का ये सब कर रहा है, तो पहला टू मशीनरी अकाउंट। और ये याद करो नॉमिनल है, तो ये दोनों क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर में एंट्री पास होती है। और यहां लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देयर इज नो बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज ये क्या होता है, क्लोज होता है, बैलेंस नहीं होता। टू मशीनरी अकाउंट, अगेन यही सिलसिला चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो आ जाते हैं जब हम प्रोविजंस मेंटेन कर रहे हैं। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं सर? एसेट्स अकाउंट बनाने वाले हैं। क्या सेम बनाएंगे? ना ना, कंप्लीटली डिफरेंट। डेट,
particulars, amount, date, तो सबसे पहला जिस दिन हमने परचेज किया टू बैंक, मान रहे हैं कि हमने कैश में परचेज किया। यहां यानी कि 31 को यहां याद करो जो हम डेप्रिसिएशन लिख रहे थे वो डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे? डायरेक्टली बैलेंस कैरेट डाउन। तो जो फिगर ओपनिंग में था यही फिगर यहां भी आ जाएगा। फिर 1 तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन सा फिगर? यही फिगर, ये कैरी डाउन वाला अगले साल जाके ब्रॉट डाउन बन जाएगा। यही सिलसिला चलते रहेगा तब तक जब तक कि एसेट सेल ना हो जाए। नेक्स्ट अकाउंट क्या बनाने वाले हैं हम? तो नेक्स्ट अकाउंट बनाने वाले हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट, जिस दिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वहां पर यानी कि ईयर के एंड में 31 तारीख को बाय डेप्रिसिएशन लिख देंगे। इधर में इसको जब बैलेंसिंग करेंगे तो निकलेगा टू बैलेंस कैरेट। अब यही फिगर अगले साल चले जाएगा। कब? 1 तारीख को। तो बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट बाय डेप्रिसिएशन। टू बैलेंस कैरी डाउन, यही सिलसिला चलते रहेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं, सेम पोस्टिंग, यहां पर भी सेम पोस्टिंग होगी। तो ये था सारी एंट्रीज। अगले क्लास में मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।